नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज आप लोगों ने शुरू किया मैंने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इस चैप्टर की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो, अगर आप इस वीडियो में मैंने जितने भी एमसीक्यू बता दिए हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके आसपास की चीज़ों को आप समझ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। बस हो सकता है पूछने का तरीका चेंज रहे, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चंस को समझना है। अब देखिए, आप लोग रोशन सा स्टडी पॉइंट पे अगर पहली बार आए हैं तो आपको मालूम नहीं होगा कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस करवाया गया है, वो भी एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में सभी टॉपिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है। तो आप लोग अगर इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लाइन से सारी वीडियो को देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी पीडीएफ में चलेंगे, और पीडीएफ में चलने के बाद सभी क्वेश्चंस को लाइन से देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट में मांगूंगा, तो आप लोग मेरे को कमेंट में भी बताएंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी एमसीक्यू की पीडीएफ में। ठीक है, अब क्या रहेगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड मैंने किया है, उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से कमेंट में मैं मांगने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। जिस भी स्टूडेंट का सभी आंसर सही होगा, मैं उसके कमेंट को कर दूंगा पिन, ताकि और दूसरे बच्चे भी उस पिन के थ्रू अपने आंसर को सही कर सके। ठीक है, अब देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया। यानी कि सोवियत संघ का उद्भव कब हुआ, सोवियत संघ का जन्म कब हुआ, वो सन आपको बताना है। ठीक है, तो 1914, 1917, 1939 या 1991। देखिए, सोवियत संघ का जो जन्म हुआ था, यानी कि सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था, आपको पता है 1917 में आया था, जब रूस में हुआ था समाजवादी क्रांति, या इसको हम बोल्शेविक क्रांति भी बोल देते हैं। ये व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उनके नेतृत्व में ये रूसी क्रांति यानी कि समाजवादी क्रांति हुई थी। और उसके बाद सोवियत गणराज्य, जो कि 15 देशों को मिला के बना था, वो अस्तित्व में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। और आपको पता है कि शॉक थेरेपी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मतलब संवारने के लिए शॉक थेरेपी चलाई गई थी। तो शॉक थेरेपी का इनमें से कौन सा परिणाम नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, तो ये तो भाई परिणाम रहा। ठीक है, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, ये भी इसका परिणाम था। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, नहीं भाई, ये तो भाई परिणाम नहीं रहा था। नाटकीय रूप में वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि नाटकीय रूप से गिरावट आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था, ये भी शॉक थेरेपी का परिणाम था। यानी कि 3 परिणाम थे, और जो आपका जो सी दे रखा है वो परिणाम नहीं था। ये विपरीत दे रखा है, आपको पता है, उल्टा दे रखा है, क्योंकि रूसी मुद्रा जो रूबल है उसमें नाटकीय रूप से गिरावट देखने को मिलता है शॉक थेरेपी के परिणाम के स्वरूप। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एमसीक्यू में क्या होता है कि एमसीक्यू में आपको सभी क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़ना है। आपको आंसर आ रहा होगा, आंसर नहीं भी आता होगा ना, तो आप जब चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। ऐसे ही तैर फैर में जाके करके आओगे तो अक्सर आंसर तुम गलत करके आओगे, आते हुए भी गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये गलती अपने को नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। अब सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है ये पूछा गया है, तो पहला है, कई नए देशों का उदय हुआ, भाई ये तो है परिणाम। रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा, तो रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। आगे मैं अभी पढ़ता हूँ, उसके बाद इस पर हम डिस्कस करते हैं। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, बिल्कुल भाई। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, ये मेरे को गलत लग रहा है, ये परिणाम ठीक नहीं है। क्योंकि अमेरिका जो था वो एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया था, ना कि रसिया।
तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्किक गणराज्य नहीं है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे बाल्टिक शब्द की बात करें, बाल्टिक है ना, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य नहीं है। देखो बाल्टिक गणराज्य, आप रशिया का मैप देखेंगे तो रशिया के थोड़ा सा आप अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो उत्तरी यूरोप में कुछ देश है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं रशिया से आज़ाद होते हैं, तो उनको बाल्टिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें से बात करूँ तो जो एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है, ये तीनों ही बाल्टिक गणराज्य है। आप यूरोप के मैप को देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको तीनों देश दिख जाएंगे। लेकिन जो यूक्रेन है उसको बाल्टिक गणराज्य नहीं कहा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बाल्टिक गणराज्य कौन सा नहीं है? यूक्रेन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, तो 5वें का आंसर आपको कमेंट में देना है। छठा क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? ठीक है, तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? 9 नवंबर 1961, 9 नवंबर 1991, 9 नवंबर 1989 यानी कि 1989, या फिर डी है 9 नवंबर 1964। तो देखिए बर्लिन की जो दीवार है, आपको पता है बर्लिन की जो दीवार है वो शीत युद्ध के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है ना। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है और बर्लिन, पश्चिमी बर्लिन पूर्वी बर्लिन को अलग करने के लिए बीचों बीच दीवार बनाया गया था 1961 में। अब इसको कब गिरा दिया जाता है? 9 नवंबर 1989 को इसको ढा दिया जाता है। तो ये आप ऑप्शन सी यहाँ पे सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया? देखिए सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है वो रशिया को स्वीकार किया गया था। एक सेकेंड, ठीक है, सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना था वो रशिया बना था, है ना। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8, रूस को किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, है ना, ये 2 ऐसे गणराज्य थे जहाँ पे अलगाववादी आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है, चेकोस्लोवाकिया किन 2 भागों में बट गया? तो ऑप्शन ए है चेक और स्लोवाकिया, ऑप्शन बी चेक और यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया और स्लोवाकिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चेकोस्लाविया का जो विभाजन हुआ था वो चेक प्लस स्लोवाकिया, ये 2 भागों में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सन 1991 में 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। अब 3 देश है जिन्होंने दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। नेता का नाम भी बता देता हूँ, बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में। अब 3 देश कौन से थे? यूक्रेन, रूस, बेलारूस, या फिर लताविया, रूस, यूक्रेन। ऑप्शन सी यूक्रेन, रूस, लिथुआनिया, ऑप्शन डी यूक्रेन, लताविया, लिथुआनिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन, रूस और बेलारूस। इन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन आता है 11वां, सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? समाजवाद की स्थापना करना, पूंजीवाद की स्थापना करना, तानाशाह की स्थापना करना, या उपरोक्त सभी? आसान क्वेश्चन, समाजवाद की स्थापना करना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोवियत प्रणाली ये विशेषता थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आता है, मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? देखो तजाकिस्तान की बात करें तो ये 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। ऑप्शन बी आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 1990 से लेकर 2001 तक ये गृह युद्ध की चपेट में रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोवियत व्यवस्था के निर्माण में निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? ठीक है, मतलब सोवियत व्यवस्था जो बनाई गई थी उसमें किन चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया था? इसमें से किसको महत्व नहीं दिया गया? निजी संपत्ति की समाप्ति, तो भैया निजी संपत्ति की समाप्ति को तो महत्व दिया था। यहाँ पे सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था, ये बात हमें मालूम है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, भाई इसको तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया था उन्होंने। विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से सही होगा क्योंकि विरोधी दल था ही नहीं, एक ही पार्टी थी वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी, उसने ही रूल किया वहाँ पे, ये भी बात हमें मालूम है। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं,
तो ये गलत हो जाएगा भैया। क्वेश्चन क्या था, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, इस चीज को उन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये बनाया, ऐसी व्यवस्था बनाई कि अर्थव्यवस्था पे पूरी तरीके से नियंत्रण किसका हो, राज्य का हो। ऐसा नहीं, अब अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, वो कौन सी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से नियंत्रण किसका होता है, सरकार का, राज्य का, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना। सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम निकला, तो उसमें से कौन सा यहाँ पे मतलब गलत है। पहला है हथियारों की होड़ में कमी आई, बिल्कुल भाई ये तो सही है। शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के चारों ओर हो गया, बिल्कुल भाई महाशक्ति बन बैठा हो। सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। परिणाम की हम बात करें, विश्व युद्ध की शुरुआत, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध की तो शुरुआत हुई नहीं, कभी विश्व युद्ध हुआ गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेस्ट्रोत्रोइका यानी कि पुनर्गठन मतलब होता है इसका, और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन, ठीक है, कि नीति का संबंध किस नेता से। ये जो पुनर्गठन है और खुलापन, ये जो नीति चालू किया था, लागू किया था, किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, और 15वें का आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये दो नीति सोवियत संघ में किसने लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप गलत सलत आंसर भी बता सकते हैं, कम से कम आप कोशिश करें कमेंट में आंसर बताने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। आपको पता है शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, वहां के जो देश थे, सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे, उनके पुनर्गठन के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए शॉक थेरेपी का मॉडल लागू किया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा चलाया गया था, और उनको वहां के देशों को काफी ज्यादा सहायता भी की गई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व में सत्ता की दो केंद्रों या ध्रुवों का होना कहलाता है। अगर विश्व में सत्ता के दो केंद्र होंगे, है ना, या दो ध्रुव होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, एक ध्रुवीयता, बहुध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता, या फिर अधोध्रुवीयता। तो ये आपका हो जाएगा दो ध्रुवीयता, है ना। अगर विश्व में दो महाशक्तियां होंगी, दो शक्ति के केंद्र होंगे, तो वो दो ध्रुवीयता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, सोवियत संघ का विघटन कब और कितने गणराज्यों में हुआ। तो देखो, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, कितने गणराज्य के रूप में, तो 15 गणराज्यों के रूप में हुआ था। चलिए आगे, 19वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इसे कितने ध्रुवीय विश्व की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब अभी की हम बात कर रहे हैं, 2023 है। अब 2023 में आप अगर विश्व राजनीति को देखें, तो इसको क्या आप एक ध्रुवीय विश्व कहेंगे। एक ध्रुवीय विश्व में क्या होगा, कोई एक महाशक्ति होगी, है ना। बहुध्रुवीय विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां होंगी, मतलब बहुत सारे शक्ति के केंद्र होंगे, कोई एक का दबदबा नहीं होगा। दो ध्रुवीयता में आपको पता होगा है कि दो महाशक्तियां होती है जो कि सत्ता को चलाती है ना, पावर का यूज करती है, दबदबा कर एक तरीके से स्थापित कर रखी होती है। तो अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं भाई, मैं तो बहुध्रुवीय विश्व मानता हूं। अभी के समय को मैं क्या मानता हूं, बहुध्रुवीयता मानता हूं। बहुध्रुवीय विश्व है, यहाँ पे किसी एक का दादागिरी नहीं चलता। अगर अमेरिका अगर ज्यादा फालतू बोलेगा तो चाइना उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, रशिया भी उसको जवाब दे सकता है ना। भारत रशिया मिलके भी अमेरिका को जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई कुछ है नहीं है कि अमेरिका अपना दादागिरी दिखाएगा, है ना। तो मैं तो भाई बहुत ध्रुवीय विश्व को सपोर्ट करता हूं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन भी कमेंट में बता सकते हैं कि भैया नहीं, मेरे को तो लगता है कि अमेरिका का ही दबदबा है, वही डॉन है पूरी दुनिया का, या रशिया है या चाइना है, जो भी आपको लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। मैंने अपने तरफ से बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, सन 1991 में यूगोस्लाविया की विखंडन से निर्मित दो देश कौन से हैं। ठीक है, यूगोस्लाविया से जो अलग हुए जो देश थे वो कौन है। ठीक है, तो बोस्निया है और हर्जोगोविना है, ये पहला ऑप्शन दे रखा है। चेक और रिपब्लिक है,
चिचन्या और दागिस्तान है, लताविया और एस्टोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है बोस्निया और हर्जोगोविना, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें स्लोवेनिया और आपका क्रोएशिया है ना, ये 2 देश और भी इसमें ऐड कर सकते थे, यानी कि 4। वैसे तो आपके बुक में ये दोनों एक ही नाम दे रखा है, तो आप क्रोएशिया भी एक ऐड कर सकते हो, स्लोवेनिया भी आप एक ऐड कर सकते हो। तो इस रूप में यूगोस्लाविया का विघटन देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ए सही लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैसे ये अरब स्प्रिंग वाला है तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसको रहने देते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, यूएसएसआर का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताना है। समाजवादी सोवियत गणराज्य है, संयुक्त समाजवादी सोवियत गणराज्य है, समाजवादी सोवियत गणराज्य है, या फिर शहरी सोवियत समाजवादी गणराज्य है। तो जैसे कि आपको इंग्लिश में पता होगा, है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं हम, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इंग्लिश में बोलते हैं। अब हिंदी में 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको इसका फुल फॉर्म आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही बताना है। जो एनसीईआरटी बुक में भी आप पहले पेज पे ही आप देखेंगे तो वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे भैया यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। 3 क्वेश्चन हो चुका है और 3 ही क्वेश्चन पूछूंगा कमेंट में, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन काफ़ी है। बाकी अभी आगे जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मैं आपको बताता चलता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। उस सोवियत नेता का नाम बताइए जिसने 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। मतलब उस नेता का नाम बताइए जिसको 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा, जिसका तख्ता पलट कर दिया गया सोवियत संघ में। बोरिस एल्त्सिन है, मिखाइल गोर्बाचेव है, ठीक है, लियोनिद ब्रेजनेव है, या फिर जोसेफ स्टॉलिन है। देखिए यहाँ पे आप सही आंसर बताएंगे। जिसका तख्ता पलट 1991 में हुआ था वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, और तख्ता पलट करने वाले कौन थे, तो बोरिस एल्त्सिन थे। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ था और सोवियत संघ का विघटन भी हुआ था, आपको मालूम है, 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैन्य संधि की। मतलब नाटो आपको पता है कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन है। ठीक है, एक गठबंधन कह सकते हैं, गठबंधन है। तो सोवियत संघ ने भी क्या किया था, नाटो के जवाब में एक सैन्य गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन का नाम क्या है, तो उस गठबंधन का नाम है वार्सा पैक्ट, जिसमें 15 देश शामिल थे। जो भी सोवियत संघ के सभी देश थे वार्सा पैक्ट में शामिल थे, वार्सा संधि पे हस्ताक्षर उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये भी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या थी। तो सोवियत संघ में आपको पता है 15 गणराज्य थे। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये तो सबको मालूम होगा, है ना, 15 गणराज्य थी। अगला क्वेश्चन, रूस की 2 गणराज्य जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो हिंसक अलगाववादी आंदोलन कौन से गणराज्य में चले थे, चिचन्या और दागिस्तान में चले थे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सी महाशक्तियों का वर्चस्व हो गया। मतलब कौन सी महाशक्ति का वर्चस्व देखने को मिलता है सोवियत संघ के विघटन के बाद। इसका भी आंसर बहुत आसान है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा लॉजिकल होता है और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से हमें करना होता है। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में जरूर नजर आएगा एमसीक्यू में। इसमें करना क्या है, आपको बहुत ही ध्यान से पहले कथन को पढ़ लेना है, उसके बाद कारण को पढ़ लेना है। आपको देखना है कि कथन सही है या नहीं, उसके बाद कारण को देखना है कारण सही है या नहीं। ठीक है, फिर देखना है कि दोनों में क्या सिमिलर है, क्या दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। उसको देखने के बाद फिर आपको आंसर देना है। तो देखो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, अब देखो मैं कैसे आंसर करने वाला हूँ। मैं पहले कथन को पढ़ लेता हूँ। कथन है, शॉक थेरेपी की सर्वोच्च मान्यता यह थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, है ना, ये बिल्कुल सही है। शॉक थेरेपी की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह था कि मालिकाना जो हक होगा वो निजी लोगों का होगा, संपत्ति पे निजी लोगों का अधिकार होगा। ये बिल्कुल बात सही है। कारण क्या दे रखा है कि इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। मतलब कि शॉक थेरेपी में आपको पता है कि निजीकरण को महत्व दिया गया, है ना, सारी चीज़ों पे स्वामित्व किसका होगा, निजी लोगों का होगा, और इसको तुरंत अपनाना होगा। तो ये कारण भी सही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों में ही कहीं ना कहीं
रिलेशन भी बन पा रहा है। ऊपर भी शॉक थेरेपी और निजीकरण की बात की गई है, नीचे वाले में भी शॉक थेरेपी और निजीकरण की बात की गई है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाना चाहूँगा ना, तो मैं देखूंगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। ठीक है, जब कथन और कारण दोनों आपको सही नजर आएगा ना, तो ज़्यादातर में यही वाला ऑप्शन ज़्यादातर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है 1991 में बनी यह दीवार पश्चिम में बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ठीक है, तो ये तो भाई गलत हो गया। पहली बात तो 1991 में बनी नहीं थी, या 1961 में बनी थी, तो ये तो गलत हो गया। कारण क्या दे रखा है कि 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्ष तक खड़ी रही, और आखिरकार जर्मनी की जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है, कारण सही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कारण ही सही है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो 70 वर्ष तक शासन किया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाला आ गया है। कथन है कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। बिल्कुल किया गया भाई। कारण क्या है? सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्वी गणराज्य के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कथन भी आपका सही है कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। कारण बता रखा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद मतलब जो रूस था वो एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न गणराज्य था। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन देखो मैं अगर देखूँ तो जो कारण है वो कथन के स्पष्टीकरण के रूप में कोई खास सही तर्क नहीं दे रहा है। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखो आप दो लॉजिक लगा सकते हो। मैं जो लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि रूस का जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है रूस को क्यों मिला होगा, क्योंकि ये शक्तिशाली देश था, है ना, इसके पास परमाणु हथियार वगैरह थी। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया होगा। तो मैं अगर जाना चाहूँगा तो ऑप्शन सी के साथ ही जाना चाहूँगा। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे करता है। बाकी आपको अगर कुछ और लगता है तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट में, और क्यों लगता है ऐसा। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि दो ही ऑप्शन आपका ठीक होगा, या तो सी होगा या डी होगा। अगर आप डी के साथ जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं उसके पीछे आप कारण भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। यार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो आपको पता है 1980 के दशक में जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपसे 3 क्वेश्चन जो कि मैंने कमेंट में मांगा है आप जरूर बताएंगे। अगर नहीं मालूम जिस स्टूडेंट को, तो वो जाएगा पिन में, कमेंट में जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर चेक करेगा, सही करेगा। ठीक है, बाकी भाई आप लोग इसी तरीके से रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े रहे, सभी वीडियो को देखते रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।